फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो डिसीजन लेता, गेंद को बाहर फेंकता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो आदमी बाहर आता और कैच पकड़ता है। अगला ओवर अगर मिलर को मिल गया होता ना, मिल ही गया था, 7 ही रन तो बना रहे थे, और गेंद उठा के बाहर फेंक देता, जीत गए हम। यानी इस मैच ने तुमको एक मैसेज दिया कि जीत किस पे डिपेंड करती है, टैलेंट पे नहीं, मन की स्थिति पर। टैलेंट तो बिना टैलेंट के तुम खेलते कैसे? अगर तुमको बॉल पकड़नी नहीं आती तो तुम टीम में होते ही नहीं, तो बिना टैलेंट के तो तुम टीम में जाओगे नहीं। लेकिन सिर्फ टैलेंट जीत के लिए जरूरी नहीं है। आज जाना उस 19.1 ओवर है वो, उस बॉल को फिर से देखना, बस तुम्हें जीत का सिद्धांत पता चल जाएगा कि टैलेंट के साथ अगर मन तुम्हारे कब्जे में है तो तुम जीतोगे। कितने लोग इस दुनिया में हैं, सबने मैच, इंडिया के तो 1 अरब 50 करोड़ लोगों ने मैच देखा होगा, खुश हुए, नाचे गाए, पर उस मैच से सीखना क्या था ये शायद बहुत कम लोगों को पता चला होगा। लेकिन उस मैच का जो लेसन था कि टैलेंट के साथ जो सबसे नेसेसरी चीज है वो है मेंटल स्टेटस। तुम्हारे अगल बगल जो चीजें घट रही हैं, अगर तुम उनको बहुत गौर से देखो, तुम्हें कहीं अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जाना ही नहीं है। पहले तो आज एक भ्रम तुम्हारा तोड़ देता हूं, बहुत जरूरी है। बहुत लोग उस भ्रम में जीते हैं, और उस भ्रम मतलब समझ रहे हो ना, कंफ्यूजन, वो भ्रम उनको जीवन भर परेशान करता है। जिंदगी में जो मस्ती है वो सिर्फ 17 साल तक है, 17। इसलिए जो भी 17 क्रॉस कर जाता है उसके बाद उसको बचपन बहुत याद आता है। 17 पे जिंदगी यू टर्न मारती है, यहां पे बहुत गंदा वाला यू टर्न मारती है, और यहां से पहला प्रेशर शुरू होता है पेरेंट्स का कि भैया पढ़ लो। इंडिया में तो अजब स्थिति, यहां तो नर्सरी से पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं। एक साहब है जम्मू से, मैसेज, उनका बच्चा 6th में है, बोले मैं अभी से क्या करूं? मैंने कहा इसको मंगल की सैर कराओ, वहां से जाएगा, ऊपर से नीचे देखेगा तो इसको कॉन्टिनेंट, रिवर, वाटरफॉल। फिर उन्होंने मैसेज ही नहीं किया। 27 में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो फ्रेंड्स का होता है। तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स एस्टैब्लिश हो चुके होंगे, और तुम्हारे घर जरूर आएंगे एस्टैब्लिश होने के बाद। तुम्हारे जितने फ्रेंड एस्टैब्लिश हो जाएंगे वो तुम्हारे घर जरूर आएंगे, मम्मी और पापा का पैर छूने के लिए कि आंटी मेलबॉर्न में रहते हैं, ज्यादा तो नहीं आंटी, लेकिन 50 लाख का पैकेज है। 50 लाख का मतलब क्या हुआ? 2 लाख पर 12 4 48, 4 लाख रुपए महीने मिनिमम, और तुम 27 में अटेम्प्ट दे रहे हो, तुम्हारा इंटरव्यू है IAS का। अब वो तुम्हारे माँ बाप बेचारे पैनिक हो गए, ये फ्रेंड्स तुम्हारे प्रेशर क्रिएट करेंगे 27 में। 37 में एक नया प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वाइफ और चिल्ड्रंस, इनका प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि स्कूल का टूर जा रहा है अमेरिका, 12-12 लाख रुपए लगेंगे पापा, ज्यादा नहीं लग रहे हैं। बच्चे इतने प्यार से कहते हैं ना, कहते पापा बहुत कॉस्टली नहीं है, एक बच्चे का सिर्फ 12 लाख रुपए लग रहा है। उनको लगता है कि जो मनी प्रिंटिंग प्रेस है वो पापा की है। हमें भी तो लगता था, यही चीज हम भी तो करते थे। 47 में प्रेशर चेंज हो जाएगा, सोसाइटी का प्रेशर हो जाएगा। जब वो तुमसे सोसाइटी कहने लगी बिटिया की शादी नहीं कर रहा, कर दो यार, वो शर्मा जी की बेटी वहां दिल्ली में पढ़ती थी, भाग गई, डायरेक्ट कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, सोसाइटी तुम्हें इनडायरेक्टली प्रेशराइज करेगी। 57 में रिटायरमेंट आ रहा है, ओवर, गेम ओवर। अगर अच्छा पैसा कमाते हो तब तो घर में रहोगे, वरना ओल्ड एज होम में रहोगे। अब कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर ताकतवर हो मोदी जी की तरह, तो तुम्हारे पास 140 करोड़ का परिवार होगा। मोदी जी के पास देखो 140 करोड़ का परिवार है। ट्विटर खोलो, उसमें लिखा मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। अपने पापा को एक गिलास पानी नहीं दे पा रहे, उनसे कह रहे बुड्ढे होकर बका रहे हो दिन भर रात भर। अब ये जो प्रेशर का खेल शुरू होने जा रहा है तुम्हारी लाइफ में, ये तुम सिर्फ एक चीज से डील कर सकते हो। अभी इंदौर में 2 घटना घटी, अभी 15 दिन पहले। एक घटना घटी, पता नहीं तुमने न्यूज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, एक TCS की एम्प्लॉय लड़की थी, TCS की, उसका 1 साल पहले डिवोर्स हुआ था। आजकल कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता, उसके अपने रीजंस हैं और है बस। तो वो लड़की क्या बोली, क्या की, एक 8th फ्लोर की बिल्डिंग पे गई, एक सोसाइटी में एंटर की, गेटकीपर ने, उसका वीडियो है ट्विटर पे पूरा, वो गेटकीपर से पूछता मैडम कहां जा रहे हो, तो बोले रूम देखने आई हूं, फ्लैट। तो उसने कहा ठीक है जाओ, तो चली गई वो अंदर। फिर वो 8th फ्लोर पे गई, वहां उसने छोटी सी स्लिप लिखी, पापा आई एम सॉरी। एक ही डॉटर थी पेरेंट्स की, और फिर उसने 8th फ्लोर से डाइव लगा दिया। जॉब भी थी उसके पास, TCS में काम करती थी, पढ़ी लिखी थी, फिर किस चीज को हैंडल नहीं कर पाई, प्रेशर को। ऐसे न जाने कितने लोग दुनिया में परेशान हैं, खासकर इंडिया में, क्योंकि इस प्रेशर की कोई बात ही नहीं करता। आज से पहले किसी ने बताया, लेकिन है। अपने पेरेंट्स से जाके पूछो, वो आजकल इस फेस में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं।
और जैसे जैसे ये उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हें स्कूल याद आएगा, तुम फिर बच्चा होने की कोशिश करोगे। रिलीफ चाहिए ना, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, मन की शांति को मिल ही नहीं रही है। अगर तुम्हें ये प्रेशर हैंडल करना है, अगर तुम्हें सूर्य कुमार यादव बनना है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजंस लेने हैं, तो अपने मन और शरीर को ताकतवर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम कितना भी परसेंटेज ले आओ उसका कोई फायदा नहीं है। ये पहली बात मुझे कहनी थी। दुनिया में गाली का कोई स्कूल है? कोई किताब जो पब्लिश होती है गाली की कि 101 बेहतरीन गालियां सीखें, ऐसी कोई किताब है? गाली का कोई स्कूल नहीं, गाली का कोई किताब नहीं, गाली की कोई कोचिंग नहीं, गाली की कोई टीचर नहीं। सबको गाली आती है, बच्चों को आती है। कभी तुमने सोचा है? सबको गाली आती है, ना उसका टीचर, ना उसकी किताब, ना उसकी कोचिंग। फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि गाली देने में मजा आता है। जिस चीज में तुमको मजा आता है वो खुद से हो जाती है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं। तुम्हारी ये हिंदुस्तान की जो पढ़ाई का मॉडल है ना, वो पढ़ाई को मजा बना ही नहीं पाया, उसने पढ़ाई को स्ट्रेस बना दिया है। तो पहला, अगर बड़े गोल बनाए हो और बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम जहां से तुम शुरुआत करो वो ये है कि अपनी जिंदगी में कुछ तो शुरू करो जो तुम्हारे मन को स्ट्रांग करे, क्योंकि तुम सारा काम मन से करोगे। एजुकेशन इतनी बड़ी चीज है कि वो एक दलित को भगवान बना देती है। अंबेडकर अगर तुम्हारी तरह पढ़े होते ना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कभी आ ही नहीं पाते। Ambedkar was not present in Constituent Assembly for being a Dalit. No. Ambedkar was present in Constituent Assembly because of his knowledge. खलीफा था, कैलिफ अल-मामून बगदाद का, वो हर घर की तलाशी करवाता था कि देखो कोई बच्चा स्कूल, ऐसा तो नहीं कि स्कूल नहीं गया है, हर घर की तलाशी करवाता था वो बगदाद में कि जाओ और घर में देखो कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो स्कूल नहीं गया, और अगर नहीं गया तो माँ बाप को 20 कोड़े मारो, 20। माँ बाप छुट्टी के दिन स्कूल लेके जाते थे कि मान लो गलती से छुट्टी नहीं हुई और तलाशी होगी तो हम मारे जाएंगे। This was the condition of education among Muslims in Baghdad. डायरी में तुम लिख लो, सबसे पहला काम जीवन में ही करना है कि अपने मन को और शरीर को पावरफुल बनाना है। कैसे? यार इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेंट्स, किसी एक को ज्वाइन कर लो, सदगुरु को, पंडित रविशंकर को, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान को, बड़े सारे योगिक सेंटर्स हैं जो योगिक क्रिया, ध्यान क्रिया करा रहे हैं, कर लो। यहां से शुरुआत करो, क्योंकि ये स्ट्रगल खत्म नहीं होगा। हर 10 साल बाद स्ट्रगल रहेगा, उसका रूप चेंज हो जाएगा, इससे बचोगे नहीं। तो जब जीवन भर लड़ना है तो लड़ने की ताकत ना पैदा कर ली है। जब जिंदगी भर लड़ना है तो अपने पेरेंट्स को जाकर देखो, बहुत सारे लोग कितने थके हुए से महसूस कर रहे हैं, जिंदगी में टायर्ड हो चुके हैं। टायर्ड हो चुके हैं, 50+ जो भी है टायर्ड हो चुके हैं। कितना लड़ेगा आदमी? कितना? उसकी एक लिमिट है ना। उसको बताया गया था कि यहां पहुंचोगे फिर लड़ाई नहीं होगी, यहां पहुंचोगे, वो लड़ाई जारी ही है। पहला काम तो ये कर लो, इसको आज से जीवन में इंप्लीमेंट कर लो। तो बाबूजी 4 काम करने हैं अगर चाहते हो सिलेक्शन हो जाए, और मेहनत है, तपस्या। मेहनत तो नहीं है, मेहनत तो मजदूर करते हैं। मेहनत मतलब जिसके बदले में कुछ ना मिले, वो मेहनत है। और तपस्या मतलब जिसके बदले में सब कुछ मिले। फर्क है दोनों में। भाई दिन भर कोई आदमी काम कर रहा है, उसको शाम को 500 रुपया मिल रहा है। एक मजदूर सुबह 10 बजे आता है मकान कंस्ट्रक्शन में और शाम को 6 बजे आता है, उसको कितने रुपए मिला? 500। यहां एक नीट का टीचर है, आईएएस का टीचर है, गया 1 घंटा क्लास लिया, 1 लाख रुपया लिया, चल दिया। मेहनत का फल नहीं होता, ज्ञान का फल होता है। तपस्या करना पड़ता है। तो पहला काम करो कि पढ़ो, स्टडी। किसके लिए? अपनी ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाने के लिए। ये पहला काम करो। ये वो चीज है जो तुम्हें सफलता दिलाएगी, ये नहीं दिलाएगी अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो। ये प्रीस्टों को देखो, हिंदू प्रीस्ट, मुस्लिम प्रीस्ट, 1000 बार कुरान शरीफ पढ़ गए, 1000 बार वेद पढ़ गए, गीता पढ़ गए, पर कैसे झगड़ा करने लगते हैं दूसरे से, मां हिंदी गाली देने लगते हैं। क्या फायदा इस पढ़ाई से? सिर्फ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हर पढ़ाई के बाद जो टॉपिक तुमने पढ़ा है वो यहां विजुअलाइज होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन। बुद्ध को देखो, रॉयल फैमिली से हैं बुद्ध, रॉयल फैमिली से, अच्छी एजुकेशन है, लेकिन बुद्ध की ऑब्जर्वेशन पावर बड़ी प्यारी है। सड़क पे जा रहे हैं, 4 लोग दिखाई पड़ गए, डेड बॉडी दिखाई पड़ गई, बीमार आदमी दिखाई पड़ गया, बुजुर्ग दिखाई पड़ गया, सन्यासी दिखाई पड़ गया, और उस देखने से उनका जीवन चेंज हो गया। देखा तो हमने भी इसको कई बार, पर हम टाल देते हैं। तुमको लगता है कि जो लोग सड़क में घूम रहे हैं यही भीख मंगे हैं? सब भीख मंगे हैं। इस दुनिया में सिर्फ वही मौज में है जो भीख नहीं मांग रहा है। ऐसा नहीं कि पैसे मांगने वाला भीख मंगा है, जो किसी से प्रेम मांग रहा है वो भी भीख मंगा है। हमको कोई प्यार नहीं करता ना, मारेंगे लाठी लेके तुमको, वो भी भीख मंगा है। ये रिस्पेक्ट, ये प्रेम, ये सब मांगने की चीज है।
तुम बस ताकतवर हो जाओ, लोग देखे जाएंगे। भैया कितनी बार आई लव यू बोलूं? दिन में 20 बार बोला कर। जी जी, देश के प्रधानमंत्री बन गए। तुमने कहा मैं चाहता हूं मुझे 50 लोग डेली आई लव यू कहा करें। 100 खड़े होंगे तुम्हारे घर के बाद कि भैया मैं म्यूजिकली बोलता हूं, बहुत अच्छा बोलता हूं, जो सुनता है उसको अच्छा बहुत लगता है भैया। तुम सोचो कितने रॉन्ग कॉन्सेप्ट पे जिंदगी को जी रहे हो। एंड व्हाट इज द मेन मीडियम टू इंप्रूव ऑब्जर्वेशन? एजुकेशन। झूठ बोलना एक आर्ट है, एंड एवरीवन इज नॉट एन आर्टिस्ट। तो तुम आईएएस की तैयारी करोगे, फिर मसूरी जाओगे, हैदराबाद ट्रेनिंग लेंगे, फिर तुम्हें बताएंगे कैसे क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है। फिर जब ट्रेनिंग लोगे तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा ऐसा। फिर तुमको डिप्लोमेट बना के भेजेंगे, जो ज्यादा शार्प होगा उसको डिप्लोमेट बनाएंगे, यूएन में भेजेंगे, जाओ यूएन में बैठो जी, डिफेंड करना इंडिया के कॉज को। जी सर बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने यूएन में कहा कि कश्मीर हमारा है। इंडियन डेलीगेट ने कहा बिल्कुल कश्मीर पाकिस्तानियों का है साहब, इन्हीं का कश्मीर है, पाकिस्तानियों का। वो ऋषि कश्यप जो है वो एक बार नहा रहे थे डल झील में 2000 साल पहले, 2000 ईयर्स बैक, और कपड़ा अपना उन्होंने झील के किनारे रखा था, और साहब ये पाकिस्तानी उनका कपड़ा लेके भाग गए। तो पाकिस्तानी डेलीगेट ने कहा कैसी मजाक भरी बातें कर रहे हो, 2000 साल पहले पाकिस्तान तो था ही नहीं। बोले चाचा यही तो बता रहा हूं कि तुम 2000 साल पहले थे ही नहीं, तुम भी हमारे ही हो। अगर आईएएस बनना है तो अपने नोट्स बनाना शुरू करो क्लास के साथ। कैसे बनाओगे? डेवलप करते हो ना, जैसे घोड़े पे बैठे हो तो भागोगे ही तो। कोई भी अच्छी चीज तुम्हारे पास अगर जीवन में है तो तुम्हें ग्रोथ देगी वो, बस उसी से तुम जान जाओगे मेरे पास ये अच्छी चीज है। तो महात्मा गांधी को इतने महान क्यों बने, वो उनकी बंदरों से पता चलता है। आज के आदमी का 95% तो दूसरे की बुराई सुनने में जा रहा है, दूसरे की बुराई देखने में जा रहा है, दूसरे की बुराई कहने में जा रहा है। ट्विटर खोलो, कोई ना कोई ट्रॉली हो रहा है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, करने में। अगर लोग अपने रिश्तेदारों में बुराई नहीं ढूंढ पा रहे, दोस्तों में नहीं ढूंढ पा रहे, नेबर में ढूंढ पा रहे, तो जातियों में ढूंढ रहे हैं। ब्राह्मण ऐसे हैं, दलित ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, हिंदू, किसी ने किसी को नहीं बिगाड़ा। रामानंद के शिष्य कौन है? कबीर। कबीर दलित है आज की सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर में। रामानंद के शिष्य कौन है? संत रविदास दलित है, रामानंद ब्राह्मण है। और रविदास जी की शिष्य कौन है? मीराबाई छत्री। इमोशन बिल्कुल अलग चीज है। अब एक बहुत खूंखार अपराधी तो तुमने पकड़ लिया, आईपीएस हो तुम, एसएसपी क्राइम ब्रांच, और मुंबई में तुम्हारी पोस्टिंग, तुमने बहुत जबरदस्त अपराधी को पकड़ लिया और तुम्हारे पैर पकड़ लिया उसने कि साहब मेरी 2 बीवी है, साहब 5 बच्चे, साहब दया करो। और अगर तुमने दया कर दी तो तुम गए। आम आदमी इसलिए तो मारा जाता है, उसका इमोशनल क्वोशेंट ब्लाइंड होता है। इमोशन कभी भी ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, कभी भी। तो तुमने कहा, किसी ने तुमने सड़क पे कहा कि भैया मेरा भाई बहुत बीमार है, मुझे 100 रुपए दे दो। अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुमने कहा चलो दिखाओ कहां है, या जहां भी है, जिस हॉस्पिटल में भी, लाइव जरा दिखाओ, डॉक्टर से बात कराओ मेरी, तुम्हारी बहुत हेल्प कर। आम आदमी का जो इमोशन है वो ब्लाइंड है, और ब्लाइंड इमोशन बहुत डेंजरस होता है। इमोशन डेंजरस नहीं होता, ब्लाइंड। एक ओंकार सतनाम सिखिज्म कहता है कि नहीं कहता कि मालिक एक है, सबका मालिक एक है? वही तो इस्लाम कह रहा है, वही तो हिंदुइज्म कह रहा है, जो ब्रह्म की उदाहरण है। डिसिप्लिन 99% केस में डर से पैदा होता है। मेरे साथ एक घटना घटी, साहब के फादर आए थे तो बोले माय सन इज ही विल क्वालीफाई इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने कहा कांग्रेचुलेशंस। और क्या करता मैं? फिर थोड़ा सा आप इसको ना थोड़ा सा डायरेक्शन दे दो। अरे मैंने कहा व्हेन ही इज गोइंग टू क्वालीफाई व्हाट इज द नीड ऑफ डायरेक्शन? नहीं थोड़ा सा तो चाहिए होता है, और ये वो, और बाकी मेरे बच्चों को तो सब आता है, 5 years इज स्टडीइंग। वो लड़का भी ऐसे ताऊ बैठा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई किस सब्जेक्ट में तुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है? बोला हिस्ट्री पे। अरे मैंने कहा मैथ में बोल देते, संस्कृत में बोल देते तो हम कुछ पूछ ही ना पाते। तेरे पिताजी बगल में बैठे हैं, तू कह देता मुझे संस्कृत में बड़ा कॉन्फिडेंस, तो दरवाजा बंद हो जाता। तो हिस्ट्री पे बोल रहा है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब महाराष्ट्र में घुस के और छत्रपति शिवाजी महाराज को चुनौती, यहां का जर्रा जर्रा किला। एक्चुअली प्लेन अलग है, नॉर्थ इंडिया की लड़ाई अलग है, प्लेन है, आमने सामने लड़ाई होती है। ये गुरिल्ला वॉरफेयर का एरिया है, मारा खींच के जंगल में घुस गए। अब यहां का जो लोकल आदमी उसको पूरी टेरेन पता है यहाँ की। वो जो नॉर्थ इंडियन आया है, अवधोजा मुगल की आर्मी में है प्रयागराज से, उसको बेचारे को यहाँ का टेरेन पता ही नहीं। उसको मराठी निकला, मारा खींच के अंदर घुस गया। अब अवधोजा सोच रहा है कि भाई निकला तो इधर ही से था, पता नहीं कहां से आया। इसलिए मराठी वाला कॉन्फिडेंट रहता वॉर में। मराठी हारा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि वो प्लेन में हुई, उसको प्लेन में जाना ही नहीं था, उसको दाली से कहना था कि इधर आ, यहां। फिर मारते सब दौड़ा दौड़ा कर। ये अफगानी जिंदगी में लड़ाई करना भूल जाते, पर ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, ये खुद ही प्लेन में चले गए। ये आधी थी किसमें लड़ाई के? गुरिल्ला वॉर के। इनकी मास्टरी किसमें थी? गुरिल्ला वॉर पे।
प्लेन में चले गए। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? अमेरिकन वियतनाम चले गए, इतना टफ टरेन है वो। जॉर्ज बुशनन जो है वो अमेरिका का एक जनरल था, आर्मी कमांडर था, तो एक प्लाटून को गवर्न कर रहा था वियतनाम में, वही बचा था, अपनी प्लाटून में सब मारे गए थे। तो उसने एक किताब है द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ वॉर्स, उसमें सारे वॉर्स की जो इंपॉर्टेंट घटनाएं वो मेंशन है। उसने बताया कि मैं अपनी प्लाटून को लेकर जा रहा था और राइस के खेत थे, राइस के। तो हम क्या करते थे, मतलब ये क्या करता था कि एक सिपाही को आगे भेजता था, तो जब वो क्लियरेंस देता था कि हाँ साहब आगे कुछ नहीं है, तब वो बाकी प्लाटून मूव करती थी। और राइस के खेत में पानी भरा होता है, और वियतनामीज क्या करते थे, वियतकांग, वो राइस के खेतों को पानी से जो भरे हुए थे उसके अंदर लेटे हुए थे वो, और 10 किलोमीटर तक लेटे हुए थे। 1 किलोमीटर नहीं, 10। कोई मूवमेंट नहीं पानी में। वो बांस होती है ना, बैम्बू, उस स्टिक को उन्होंने बाहर निकाल रखा था, उससे वो ब्रीथ करते थे। पूरे 6 किलोमीटर की रेंज में अमेरिका की पूरी विंग आ गई, रिलैक्स्ड कि कोई है ही नहीं, और घेर के मार डाला। सिर्फ बुशनन बचा था। उसके बाद अमेरिका ने डिसाइड किया कि अब दुनिया में डायरेक्ट वॉर कहीं नहीं करना है। देखो अफगानिस्तान में डायरेक्ट वॉर नहीं किया उसने, नॉर्दर्न अलायंस को खड़ा किया तालिबान के लिए। उस वॉर के बाद अमेरिका ने डिसाइड किया कि दुनिया में डायरेक्ट वॉर कभी करनी ही नहीं है। जहां भी लड़ना है वहां एक गैंग को दूसरे गैंग से लड़ना है, खुद नहीं जाना है। अब दोबारा ये गलती नहीं करनी है।